अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम स्टडी कर रहे हैं फिजियोलॉजी, सब्जेक्ट हमारा फिजियोलॉजी है और उसमें हम स्टडी कर रहे थे ब्लड का टॉपिक शुरू किया हुआ है हमने। और हम आज ब्लड का पिछले दो लेक्चर्स में हमने ब्लड की का इंट्रोडक्शन, ब्लड की डेफिनेशन, कंपोजिशन उसकी पढ़ी है। तो कंपोजिशन में हमने पढ़ा था कि दो पार्ट्स होते हैं, एक सेलुलर पार्ट होता है और दूसरा नॉन सेलुलर पार्ट होता है। सेलुलर पार्ट हमने पढ़ लिया था, पूरा कर लिया था, और नॉन जो सेलुलर पार्ट है, प्लाज्मा है, वो हम स्टडी कर रहे थे। उसके दो पार्ट होते थे, एक सॉलिड वाटर है 91% और दूसरा सॉलिड पार्ट है 9%। तो हम वो पढ़ रहे थे सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट का फिर मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और नॉन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हम आज पढ़ेंगे, कल हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पढ़े थे। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं जो ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमने ये पहले इनके नेम और थोड़ा थोड़ा इसमें मतलब इनके फंक्शंस और इनका अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा ब्लड में अगर डेफिशिएंसी होती है किसी भी ये सब्सटेंस की, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की। क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं ये ब्लड प्लाज्मा में जो पाए जाते हैं ये एक मुनासिब मिकदार में पाए जाना बहुत ज़रूरी होता है ब्लड बॉडी की सही फंक्शनिंग के लिए। तो सबसे पहले जो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो नंबर 1 है सोडियम। सोडियम क्या है? ये सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स है। सोडियम क्या करती हैं? मेंटेन करती हैं वाटर बैलेंस को। सोडियम वाटर बैलेंस, जो बॉडी में वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं। और ब्लड में जाहिर है ये ब्लड में मौजूद होते हैं, तो ब्लड तो बॉडी के एक एक सेल तक जाता है और वहाँ पे ये सोडियम जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम ये वहाँ पे पहुँचाता है। और ये बीपी को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं, यानी ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, स्टेबल करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है पोटेशियम। नंबर 2 पे पोटेशियम है। पोटेशियम जो है ये मिनरल इलेक्ट्रोलाइट्स है। पोटेशियम जो है ये मिनरल इलेक्ट्रोलाइट्स है और मसल्स के फंक्शनिंग के लिए, मसल्स को वर्क करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो इसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर मसल सही काम नहीं करेंगे तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होगी, पूरी बॉडी फंक्शन सही नहीं कर पाएगी। तो पोटेशियम जो है अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी करना पड़ता है, नहीं बहुत जल्दी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी जो है वो काम सही नहीं कर पाएगी। नंबर 3 पे है क्लोराइड्स। क्लोराइड्स क्या होते हैं? ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये करते क्या हैं? ये बॉडी सेल्स में फ्लूइड को बैलेंस रखते हैं, बॉडी सेल्स में फ्लूइड को मेंटेन रखते हैं बॉडी सेल्स में। और ये भी ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं क्लोराइड्स जो होते हैं। नंबर 4 पे है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की ही एक किस्म है, कार्बन डाइऑक्साइड की ही एक फॉर्म है। ब्लड जो है वो ये बाइकार्बोनेट जो है ये लंग्स तक लेके आता है और एक्सहेल करते हैं थ्रू लंग्स के थ्रू ये एज अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं। नंबर 5 पे है आयोडीन। आयोडीन जो है ये बहुत ज़रूरी है बॉडी फंक्शनिंग के लिए, ये भी क्योंकि इसमें आयोडीन जो है ये प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन जो है ये थायराइड हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। आयोडीन जो है उनसे थायराइड हार्मोन्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ये थायराइड हार्मोन्स को। बॉडी जो है वो खुद से आयोडीन जो है वो नहीं बनाती, बॉडी डजंट मेक इट आयोडीन। तो क्या करना पड़ता है? हमें इसमें अपनी डाइट में ज़्यादा मिकदार में लेना पड़ता है। तो ये कौन सी डाइट में ज़्यादा होता है? सी फूड में ज़्यादा होता है। तो इसलिए पेशेंट्स को भी आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, थायराइड फंक्शन सही नहीं कर पा रहे होते, थायराइड हार्मोन्स नहीं रिलीज सही हो रहे होते, तो उनको एडवाइस किया जाता है कि वो सी फूड
ज़्यादा लें। तो ये भी एक वो होता है कि एक मुनासिब मिकदार में होना बहुत ज़रूरी है। अगर थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर भी प्रॉब्लम होगी, हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, और अगर कम होंगे तो हाइपोथायराइडिज्म होगा। तो ये थायराइड के जो प्रोडक्शन है, ये आयोडीन जो है ये उसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है आयोडीन को। तो इसमें बॉडी में हमें मुनासिब मिकदार में लेना चाहिए इसको। नंबर 6 पे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम इसेंशियल फॉर बॉडी फंक्शनिंग, बॉडी फंक्शनिंग के लिए, मसल्स के लिए और नर्व के लिए। जो नर्व का फंक्शन है, मसल्स के फंक्शन है, बॉडी के फंक्शन है, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को और ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल करने में, मेंटेन रखने में हेल्प करता है। नंबर 7 पे फास्फोरस है। फास्फोरस जो है ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल है जो बॉडी में पाया जाता है। नंबर 1 पे कैल्शियम होता है जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और नंबर 2 पे फास्फोरस है। कैल्शियम जैसे बॉडी को, टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, इसी तरह से फास्फोरस भी बोन्स और टीथ में पाया जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से भी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं और इजीली ब्रोकन हो जाती हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें हमने इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पढ़े हैं ब्लड में, तो ब्लड में ये एक मुनासिब मिकदार में होना इनका ज़रूरी है। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, आयोडीन, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। तो इनका मुनासिब मिकदार में ब्लड प्लाज्मा में ये पाए जाना बहुत ज़रूरी है। और ये ब्लड प्लाज्मा के सॉलिड पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो हमारा ये ख़त्म हो गया कि प्लाज्मा और जो सेलुलर पार्ट था ब्लड का और जो नॉन सेलुलर पार्ट था, ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि ब्लड जो है, ब्लड पढ़ रहे हैं तो ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कौन कौन सी खसूसियात हैं ब्लड में, कौन कौन सी चीज़ें, एक मतलब ऐसे ही देखते ही पता चलता है कि ये ब्लड है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें फ़ौरन जहन में आती हैं। सबसे पहले उसका ब्लड का कलर है। तो कलर कौन सा होता है? ब्लड का रेड कलर होता है। अब ब्राइट रेड कलर होता है, एक ब्राइट रेड कलर और एक मेन रेडिश ब्लड, पर्पल रेडिश होता है। अब जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगी, कंटेन ऑक्सीजन ब्लड, जो ब्लड ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है उसका कलर ब्राइट रेड होगा, और वो आर्टरीज़ में पाया जाता है। और जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन कर रहा है उसका कलर ब्लूइश यानी रेडिश होगा, पर्पल रेडिश होगा। तो वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है इस वजह से, और वेन्स में होगा वो ब्लड। अब नंबर 2 पे है वॉल्यूम। अब ब्लड का वॉल्यूम क्या है, मीन कितनी मिकदार में ब्लड जो है वो हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो इसका एवरेज वॉल्यूम जो है ब्लड का वो 5 लीटर्स है मेल्स में, और न्यूबॉर्न बेबी में ये 450 ml होता है। मीन 450 ml, 500 पूरा भी ml नहीं होता, यानी हाफ लीटर्स तक भी नहीं होता, हाफ लीटर से भी थोड़ा सा कम ही होता है। और फीमेल्स में 4.5 लीटर्स ब्लड होता है। और नंबर 3 पे ब्लड पीएच है। अब ब्लड की पीएच क्या है, हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। तो नंबर 1 पे हमने पढ़ा है ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम, और नंबर 3 पे है ब्लड पीएच क्या है। ब्लड पीएच जो होती है वो स्लाइटली अल्कलाइन होती है। पीएच जो होती है वो नॉर्मल कंडीशन में ब्लड की जो पीएच होती है वो ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.4 होती है, थोड़ी सी अल्कलाइन की साइड पे होती है। मीन जैसे हम वो एक स्केल लेते हैं कि स्केल में पीएच जो होती है वो कैसे करते हैं हम, तो इसको हम 0 to 14 तक इसका स्केल बनता है, और इसकी जो नॉर्मल पीएच होती है वो 7 होती है। ये ब्लड की पीएच नहीं है, ये किसी भी सॉल्यूशन की पीएच है। ब्लड की पीएच जो है वो होती है 7.4। ये ब्लड की पीएच 7.4 है। तो 7.4 थोड़ी सी 7 से ज़्यादा है, 0.4 जो है वो 7 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये थोड़ी सी अल्कलाइन है। क्योंकि ये कहा जाता है कि ये 7 जो है ये सेंटर में है, तो ये एक ब्लड सॉल्यूशन की पीएच है। अब अगर ये सॉल्यूशन 7 से, इसकी पीएच किसी भी सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम होगी, 6, 5, 4, 3, 2, 1 में कोई भी, तो इसमें एसिड ज़्यादा होंगे, एसिडिटी होगी ये। और अगर ये 7 से थोड़ी ज़्यादा होगी, जितने भी 8, 9 जैसे भी पॉइंट्स में हो, जैसे भी हो, तो ये अल्कलाइन की साइड पे जाएगी। तो वो उसने बताया है कि ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन, अल्कलाइन है ब्लड, तो ये इसलिए
क्योंकि 7.4 है, 0.4 जो है उसकी अल्कलाइन के साइड पे जा रही है, इसलिए इसकी स्लाइटली अल्कलाइन पीएच है। तो ब्लड की नॉर्मल पीएच जो है, नॉर्मल कंडीशन में पीएच जो होती है वो 7.4 है। अब नंबर 4 पे विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी क्या होती है? थिकनेस होती है कि ब्लड जो है, ब्लड जाहिर है ब्लड तो थिक होता है ना, वैसे तो लिक्विड तो होता है लेकिन थिक होता है। उसकी वजह क्या है कि उसमें एक तो आरबीसीज होते हैं और दूसरा उसमें अब एक तो आरबीसीज होते हैं और दूसरा उसमें जो प्रोटीन्स और दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, उनकी वजह से उनकी वो थिक होते हैं। तो विस्कोसिटी ब्लड इज 5 टाइम मोर विस्कस, मोर थिक होता है 5 टाइम देन वाटर। यानी वाटर जो होता है वो भी लिक्विड है, ब्लड भी लिक्विड, बट 5 टाइम मोर विस्कस थिक होता है देन वाटर। इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज एंड प्रोटीन्स जो कि ब्लड में पाए जाते हैं। यानी जो हमने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पढ़े हैं वो भी ब्लड में पाए जाते हैं, क्योंकि सेलुलर और नॉन सेलुलर दोनों पार्ट्स होते हैं ब्लड, पूरे ब्लड का हिस्सा। प्लाज्मा और सेल्स जो होते हैं वो पूरे ब्लड का हिस्सा होते हैं, तो वो दोनों पाए जाते हैं। इसलिए ये ब्लड जो होता है वो थिक होता है आरबीसीज की वजह से और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनकी वजह से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो ब्लड प्लाज्मा के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। और दूसरा हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड, ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं।